नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग अपनी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम को पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो यह जो पाठ है बच्चों, यह आप लोगों को जैसे हिंदी के राइटिंग पोर्शन में आपने लेटर को पढ़ा है, पत्र को पढ़ा है ना, तो यह उसी लेख में लिखा गया पाठ है। किसमें? पत्र के लेख में लिखा गया पाठ है। यह स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक पिता के पत्र पुत्री के नाम से में संकलित है, मतलब उसके अंदर है यह पाठ। ठीक है, यह पत्र नेहरू जी ने जेल में लिखा था। यह पत्र जो है किसने लिखा था? नेहरू जी ने जेल में लिखा था। इनमें उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को संसार के इतिहास की कहानी बड़ी सुंदर ढंग से बताई है। तो यह जो पाठ है बच्चों, इस पाठ में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में बंद थे तब उन्होंने इंदिरा गांधी, उनकी पुत्री थी, उनको पत्र लिखा था। और इस भाई पिता थे तो उन्हें संसार के बारे में पुत्री से ज़्यादा ज्ञान था, तो इस संसार के इतिहास की कहानी बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने अपने पत्र में लिख करके अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को बताया था। तो आइए हम लोग देखें इस चैप्टर को पढ़ने से बच्चों, हम जैसे हम लोग पत्र पढ़ लिखते हैं, मैंने आपको सिखाया है पत्र लेखन। जब अपने रिलेटिव्स को यानी अपने जानने वाले को पत्र लिखते हैं तो किस प्रकार से अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो यहाँ इस पाठ में भी हमें सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि लेटर में हम लोग देखते थे ऑफिशियल लेटर, तो वो पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे बातें होती हैं, जिस वजह से आप वो लेटर लिख रहे हो सीधे वो पॉइंट टू पॉइंट। बट जब अपने अनऑफिशियल में अपने प्रिय मित्र, अपने दोस्तों को हम लोग लेटर लिखते हैं तो हम अपने भाव सब कुछ उसमें संग्रहित करते हैं। ठीक है, हम उसमें सब कुछ संग्रहित करते हैं। तो उसी तरह से यह जो, तो हम देखते हैं कि हमारे उसमें जो है हम अपने भावों को भी व्यक्त करते हैं अनऑफिशियल में। जब अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो रिलेटिव में अपना भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर इस चैप्टर में, इस पाठ में भी सीखने को मिलेगा। आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं किस प्रकार से नेहरू जी ने अपनी प्रिय पुत्री इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा था। प्रिय इंदिरा, ठीक है, तुम जानती हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बच्चों आपने भी देखा ही है, साइंस में पढ़ा है कि पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है, वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और जो चंद्रमा है वो क्या करता है बच्चों? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। मतलब सूर्य बीच में है, उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चंद्रमा घूमता है। शायद तुम्हें यह भी याद होगा कि ऐसे ही कई और गोले हैं। कई और गोले का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? ग्रह से हैं, जो पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब परिक्रमा का मतलब क्या होगा बच्चों? चारों तरफ घूमना, यानी एक सर्कल के चारों ओर घूमना, इसको हम कहते हैं परिक्रमा करते हैं। ये सब हमारी पृथ्वी को मिलाकर सूर्य के ग्रह मिलाकर सूर्य के ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के ही आसपास रहता है। चंद्रमा जो है वो हमेशा पृथ्वी के आसपास ही रहता है और इसलिए यह पृथ्वी उपग्रह कहलाती है। तो इसीलिए बच्चों यह पृथ्वी क्या कहलाती है? उपग्रह कहलाती है। इसी प्रकार दूसरे ग्रहों को भी उपग्रह कहते हैं, और ठीक इसी प्रकार के प्रोसेस की वजह से जो दूसरे ग्रह हैं उन्हें भी हम उपग्रह कहते हैं। इन सबको मिलाकर एक सौर परिवार बनता है। जैसे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे घर में सभी परिवार को मिला के, सभी लोगों को मिलाकर एक परिवार बनता है, उसी प्रकार से ये जितने भी ग्रह हैं इन सभी को मिला करके क्या बनता है? सौर परिवार बनता है ना बच्चों? सौर परिवार बनता है। ठीक,
फिर सूर्य सब ग्रहों और उपग्रहों का दादा है। क्यों? सबसे ज़्यादा गर्म सूर्य है, इसीलिए इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। और सूर्य दादा के समान, जैसे दादा सबसे बुजुर्ग बड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं, वैसे ही सूर्य को भी दादा कहा इन्होंने, और इसीलिए ये सौर परिवार या परिवार को सौर जगत कहते हैं, इसीलिए सौर जगत कहा जाता है बच्चों। ठीक है, फिर आगे हम लोग आते हैं, आगे देखते हैं और क्या बताते हैं यह अपनी पुत्री को। रात के समय में तुम आकाश में हजारों तारे देखते हो। आप भी देखते हो ना बच्चों, मैं भी देखती हूँ और आप भी देखते हो कि रात के समय आकाश में अनगिनत तारे, कभी हम काउंट कर सकते हैं तारों को? कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसको कहा जाता है हजारों तारे दिखते हैं, लेकिन कितने हैं वो काउंटिंग नहीं है। ठीक है, देखती हो, क्या कह रहे हैं कि रात के समय तुम आकाश में हजारों तारे देखती हो, इसमें से कुछ ग्रह हैं और शेष नक्षत्र हैं। नक्षत्र का मतलब ग्रह है ना, और शेष नक्षत्र हैं यानी ग्रह हैं, है ना, प्लैनेट है। क्या तुम जानती हो कि ग्रह और नक्षत्र में क्या अंतर है? ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह और नक्षत्र बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब वो जो नक्षत्र हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, परंतु आकाश में वे बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी से उनकी दूरी जो है कम है, क्योंकि पृथ्वी से उनकी दूरी कम है। ठीक ऐसे ही समझो जैसे चंद्रमा जो बिल्कुल बच्चे की तरह हमारे नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा बच्चों हमारे पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, इसी वजह से वो बड़ा दिखाई देता है, और बाकी जो है नक्षत्र वो बहुत दूर हैं, इसी वजह से बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। नक्षत्रों और ग्रहों को देखकर पहचाना जा सकता है कि वे जगमगाते हैं या नहीं जगमगाते। नक्षत्र चमकते हैं, ग्रह नहीं चमकते। इसका कारण यह है कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं वह। चंद्रमा और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह सूर्य के प्रकाश की ही है। तो बच्चों इसीलिए सूर्य को दादा कहा गया क्योंकि ये सभी को प्रकाश देता है। जैसे घर के जो बड़े होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो आपके माता पिता को भी प्रकाश देते हैं, यानी समझ देते हैं, सारी नॉलेज देते हैं और आपको भी सिखाते हैं, है ना। तो इसी तरह से सूर्य भी सभी को रोशनी देता है, इसीलिए सूर्य को दादाजी नेहरू जी ने दादा कहा, है ना। असली नक्षत्र बिल्कुल सूर्य की तरह जलते हुए गोले होते हैं जो अपने प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य भी एक नक्षत्र है। यह हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी दूसरे नक्षत्रों से कम है, इसलिए सूर्य भी हमें बड़ा दिखता है। इसलिए वह हमें एक आग का बड़ा गोला जैसा दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा दिखता है ना बच्चों, उसी तरह से सूर्य भी हमें बड़ा दिखता है क्योंकि वो हमारे पास है, हमसे बहुत दूर नहीं है। बाकी नक्षत्र हमसे बहुत दूर हैं। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल का ही भाग है। जो हमारा पृथ्वी है बच्चों, ये सौरमंडल का ही भाग है। हमें देखने में लगता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है। हमें देखने में क्या लगता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है। वास्तव में धूल के एक कण की तरह हवा में लटकती हुई है। क्या है ये? और सच में क्या है ये? एक धूल का जैसे आप कण देखते हो, आपकी आंखों में जाता है, आपके शरीर में देखते हो ना, उसके एक कण की तरह यह हवा में लटकता हुआ एक कण है यह पृथ्वी, जिसको हम सोचते हैं बहुत बड़ी है। सूर्य इससे करोड़ों मील दूर है, और सूर्य हमारी पृथ्वी से करोड़ों मील दूर है, और अन्य नक्षत्र इससे भी दूर हैं, यानी हमसे कितनी सारी दूरी है। ठीक है, वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले हमारी पृथ्वी तथा अन्य सारे ग्रह सूर्य से ही मिले हुए थे। वैज्ञानिकों का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी तथा अन्य जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य से मिले हुए थे। आजकल की भांति मतलब तरह या प्रकार, काइंड्स, है ना। उस समय भी सूर्य एक तपता हुआ गोला था। किसी प्रकार उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े।
मतलब पहले एक सूर्य ही था और तपता हुआ गोला था, तो उसमें क्या हुआ कि किसी वजह से वो टूट गया और उससे कई छोटे छोटे टुकड़े होकर हवा में निकल गए, है ना, निकल पड़े। परंतु वह अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग नहीं हो सके। लेकिन सूर्य से, एक जैसे पिता से पुत्र अलग नहीं होता, उसी प्रकार सूर्य से बिल्कुल अलग नहीं हो सके। वे सूर्य के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाने लगे मानो उनको किसी ने रस्सी से बांध दिया हो। ठीक, वो सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाने लगे कि जैसे किसी ने रस्सी से बांध दिया हो। यह अद्भुत शक्ति है जिसको कोई नहीं जान सका है। यह एक अद्भुत शक्ति है जिसको मैंने रस्सी की उपमा दी है। एक ऐसी शक्ति है जो छोटी चीज़ों को अपनी ओर खींचती रहती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं, वह सभी चीज़ों को क्या करती है, अपनी ओर खींचती रहती है। यह वही शक्ति है जो भारी चीज़ों को पृथ्वी पर गिरा देती है। क्या करती है, पृथ्वी पर गिरा देती है। पृथ्वी ही सबसे भारी चीज़ है, इसलिए वह हर एक चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। क्या करती है, हर एक चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार सूर्य से अलग हुई है। उस समय यह बहुत गर्म रही होगी और इसके चारों ओर हवा भी बहुत गर्म रही होगी, परंतु सूर्य से बहुत अधिक छोटी होने के कारण यह जल्दी ही ठंडी हो गई। सूर्य की गर्मी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, परंतु उसे बिल्कुल ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लगेंगे। पृथ्वी के ठंडे होने में बहुत समय नहीं लगा। क्योंकि वह सूर्य के अकॉर्डिंग पृथ्वी बहुत छोटा है और सूर्य से थोड़ा दूर हो गया, अलग हो गया, इसलिए उसको ठंडा होने में समय नहीं लगा। जब भी यह गर्म थी तब इस पर मनुष्य, पशु आदि किसी प्राणी का रहना नामुमकिन था। नामुमकिन का मतलब संभव ही नहीं था, क्योंकि इतनी गर्म थी। कोई भी चीज़, सूर्य में कोई भी चीज़ नहीं रह सकता, वह गल जाता है, तो वैसे ही यह नामुमकिन था। जिस प्रकार सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर पृथ्वी बना, उसी प्रकार पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर हवा में निकल पड़ा और चंद्रमा बन गया, क्योंकि चंद्रमा ठंडा होता है ना। उसी प्रकार से पृथ्वी से टूटा और चंद्रमा बन गया। बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रमा के निकलने से जो गड्ढा हुआ वही जापान और अमेरिका के बीच का प्रशांत महासागर है। ठीक है, क्या है बच्चों कि प्रशांत महासागर कैसे बना? बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रमा के निकलने से जो गड्ढा हुआ वही जापान और अमेरिका के बीच का प्रशांत महासागर है। परंतु पृथ्वी को ठंडे होने में बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत तो ठंडी हो गई, परंतु उसका भीतरी भाग गर्म ही बना रहा। आज भी तुम यदि किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों-त्यों तुम नीचे उतरोगी गर्मी महसूस करोगी। यदि तुम बहुत ही नीचे चले जाओ, फिर कहते हैं कि पृथ्वी के ठंडे होने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। जब यह गर्म थी तब इस पर मनुष्य, पशु आदि किसी प्राणी का रहना नामुमकिन था। जिस प्रकार सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर पृथ्वी बना, उसी प्रकार पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर क्या बना बच्चों? चंद्रमा बन गया। बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रमा के निकलने से जो गड्ढा हुआ वही जापान और अमेरिका के बीच का प्रशांत महासागर है। परंतु पृथ्वी को ठंडे होने में बहुत दिन लग गए, है ना, बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत तो ठंडी हो गई, परंतु उसका भीतरी भाग गर्म ही बना रहा। आज भी तुम यदि किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों-त्यों तुम नीचे उतरोगी गर्मी महसूस होगी। यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि आज भी लेकिन हमारी पृथ्वी अंदर बहुत गर्म है। जैसे जैसे तुम नीचे उतरोगे, जैसे कोयले की खान में, वैसे तुम्हें गर्मी का एहसास होगा, महसूस होगा। यदि तुम बहुत नीचे चली जाओगी तो तुम
पृथ्वी अंगारे की तरह मिलेगी। अंगारा मतलब क्या होता है बच्चों? अंगारे का मतलब होता है आग का एक गोला। पृथ्वी तुम्हें आग के एक गोले की जैसे मिलेगी। चंद्रमा पृथ्वी से भी छोटा था, इसलिए उसके ठंडे होने में और भी कम समय लगा। जैसे जैसे कोई चीज़ छोटी होती है तो उसमें कम समय लगता है, वैसे कहा कि चंद्रमा पृथ्वी से भी छोटा था, इसलिए उसके ठंडे होने में और भी कम समय लगा। तुम्हें उसकी शीतलता कितनी अच्छी लगती है ना? जब चंद्रमा निकलता है तो रात ठंडी होती है ना बच्चों, तो वही कह रहे हैं कि तुम्हें उसकी शीतलता का मतलब क्या होता है? ठंडक कितनी अच्छी लगती है। वाह, वह शायद बर्फ के पहाड़ों और बर्फीले मैदानों से भरा है। जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह जमकर क्या बन गई बच्चों? जमकर पानी बन गई और मेघ बनकर बरस पड़ी। उस समय सचमुच बहुत बारिश हुई होगी। यह सब पानी पृथ्वी के गड्ढे में भर गया होगा और वह गड्ढा सागर बन गया होगा। इंदिरा, अब तुम इस वैज्ञानिक रहस्य को जान गई होगी। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो देखा बच्चों, जवाहरलाल ने यहाँ इस चैप्टर से हमें दो चीज़ पता चली है ना, कि पहली कि जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री कौन है? इंदिरा गांधी। एक ये चीज़ पता चली। दूसरी, ये जो पाठ है, इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू जी जैसे एक पिता अपनी पुत्री को सभी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, पुरानी चीज़ें बताते हैं, वैसे ही नेहरू जी ने भी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को यह समझाया कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है ना। ये सारी चीज़ें दी। उनका कहना था कि पहले सूर्य जो है एक अकेला लौता ग्रह था और सूर्य किसी वजह से उसके कई टुकड़े हो गए, जिसमें से अलग अलग ग्रह बने। उसमें पृथ्वी भी था। पृथ्वी छोटा था, सूर्य से बहुत छोटा था, इसलिए ठंडा हो गया। और फिर उससे टूटकर चंद्रमा बना और चंद्रमा पृथ्वी से भी छोटा है, इसलिए वह बहुत ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा हो गया। और जब पृथ्वी जो है बना तो फिर वहाँ पे बारिश हुई, सारी चीज़ें हुई, जिससे समुद्र वगैरह ये सारी चीज़ें बनी। तो कितनी सीखने वाली चीज़ें हमें इस पाठ में देखने को मिली है ना बच्चों। तो आप इस पाठ को अच्छे से रीड करना। इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार आप अपने आप से रीड करना, फिर इसके शब्दार्थ को देखना, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों।